हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको वेंडिगो को देखे जाने की कुछ घटनाएं बताने वाला हूं। आज की घटना वैसे जो तीसरी घटना है उसकी रियल फुटेज आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। आप में से बहुत लोग बोलते हैं कि मैं रियल फुटेज यूट्यूब पर क्यों नहीं अपलोड करता हूं। तो उसका एक रीज़न ये है कि यूट्यूब के कुछ गाइडलाइंस होते हैं जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ को अपलोड नहीं कर सकता हूँ। कई बार तो इंस्टाग्राम पर भी ये वीडियोज़ अपलोड नहीं होते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो की डेली अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो जिसको आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझको भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मुझको रेडिट से मिली है। और ये घटना जिसके साथ घटी है उसका नाम सिस्को था, जो कि कोलोराडो का रहने वाला था। और अब आगे की घटना मैं आपको सिस्को के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम सिस्को है। जब मेरे साथ ये घटना घटी तो मैं बस 11 साल का था। मैं अपनी फैमिली के साथ कोलोराडो के पहाड़ों के पास रहता था। वो हमारा पुश्तैनी घर था। वो पूरा एरिया मेरे ही घर में आता था और दूसरों का घर मेरे घर से काफ़ी दूर था। मेरे घर के पीछे बड़े बड़े पेड़ और पहाड़ थे जो जंगलों से ढके हुए थे, जो कि मुझको बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। हमारी फैमिली शहर से थोड़ा अलग रहती थी। घर में मेरी मम्मी, पापा और मैं ही रहते थे। पापा सुबह ऑफिस चले जाते थे और मैं और मम्मी पूरा दिन घर में अकेले रहते थे। उस वक्त मेरे स्कूल की छुट्टियां भी चल रही थीं। उस वक्त मेरे पास 2 सेंट बर्नार्ड कुत्ते भी थे, जिसमें से एक का नाम जो कि एक मेल डॉग था, और दूसरे का नाम क्लिफ, जो कि एक फीमेल डॉग थी। मैं पूरा दिन उन दोनों के ही साथ खेला करता था। वो दोनों मेरी बात बहुत अच्छे से मानते थे। डैड ने उनको मेरी सेफ्टी के लिए रखा हुआ था, क्योंकि अक्सर मैं खेलते हुए कभी कभी जंगलों की तरफ चला जाता था। वहां पर जंगली जानवर बहुत थे। हालांकि मैंने कभी भी उनको देखा नहीं था, लेकिन पापा ने मुझको वहां जाने से मना किया हुआ था, इसलिए मैं उस तरफ कभी जाता भी नहीं था। हमारा घर चारों तरफ से लोहे की बड़ी बड़ी फेंस से कवर था। मैं जंगल के साइड ही रहता था, लेकिन फिर भी पापा ने मुझको उस जगह आने जाने से मना किया हुआ था। हमारे घर के पीछे एक बहुत ही बड़ा यार्ड बना हुआ था, और वो उस यार्ड के पीछे ही जंगल शुरू हो जाता था। वो पूरा यार्ड लोहे के फेंस से घिरा हुआ था, और उस पूरे यार्ड के पीछे साइड में बस एक छोटा सा लोहे का गेट था, जिसके थ्रू आप जंगल में एंट्री ले सकते थे, लेकिन उसमें भी ताला लगा हुआ था। मैं कभी भी उस गेट के पास भी नहीं जाता था। वो जो लोहे की फेंस के पीछे बड़ा सा गेट लगा हुआ था, पापा कहते थे कि उसको दादाजी ने बनवाया था, और पापा को भी नहीं पता कि आखिर उस जंगल में है क्या। इसलिए उन्होंने अक्सर मुझे वहां जाने से मना किया, क्योंकि वो खुद भी कभी उस तरफ नहीं गए। एक दिन सुबह हुई और पापा ऑफिस के लिए निकल गए। मैं, जो और क्लिफ बैकयार्ड में खेल रहे थे। मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो वो सोने जा रही थी। सोने से पहले उन्होंने मुझसे बोला कि मैं ज़्यादा दूर तक ना जाऊं और मैं बैकयार्ड में ही खेलूं। उस वक्त मौसम काफ़ी अच्छा था और हवा भी अच्छी चल रही थी। शायद बारिश होने वाली थी। पूरा सूरज काले बादलों से ढका हुआ था और उनके पीछे छुप गया था। हवा भी जोर से चल रही थी। मेरे पास एक बॉल थी, जो मैं बारी बारी से क्लिफ और जो की तरफ फेंकता था। वो लोग उन बॉल को दोबारा मेरे पास उठा के लाते थे, और मैं दोबारा उन बॉलों को एक दूसरे की तरफ फेंकता था। उन दोनों को ये गेम खेलना बहुत पसंद था, और मुझको भी। मेरे दोस्त कभी कभी मेरे साथ खेलने चले आते थे, लेकिन शायद उस दिन मौसम खराब था, इसलिए वो लोग मुझसे मिलने भी नहीं आए। मैं अकेले ही जो और क्लिफ के साथ अपने बैकयार्ड में खेल रहा था। मैंने 2 से 3 बार बॉल फेंकी और क्लिफ उसको उठा के ले आई, और मैंने दोबारा बॉल जो की तरफ फेंकी। मैंने बॉल इस बार काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से फेंकी। हवा भी बहुत ज़ोर से चल रही थी, जिसकी वजह से बॉल की फेंकने की स्पीड थोड़ा और तेज़ हो गई, और वो उसी डायरेक्शन में चली गई जहाँ पर बैकयार्ड का बड़ा सा पुराना गेट बना हुआ था। उस गेट के पास जाना भी मुझको मना था। वो बॉल जब जो उठाने गया तो वो बॉल उसको मिली नहीं। वो गेट के पास खड़े होके मुझको भौंक के बुला रहा था। मैं जल्दी से उस गेट के पास गया। मैंने देखा कि बॉल उस गेट की दूसरी तरफ चली गई है, लेकिन वो मुझको साफ साफ नजर आ रही थी। उस गेट के हिस्से में थोड़े से स्पेस बना हुआ था, जिसके अंदर मैं अपने हाथ को डाल के बॉल को बाहर निकाल सकता था।
मैंने अपने हाथ को उस गेट के अंदर डाला और बॉल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जहां तक मेरा हाथ पहुंच रहा था वो बॉल उससे करीब 1-2 इंच दूर पड़ी हुई थी। आसपास कोई लकड़ी भी नहीं थी जिससे मैं बॉल को अपनी तरफ खींच सकूं। मेरे पास गेट के दूसरी तरफ जाने के अलावा और कोई ऑप्शन था ही नहीं। मुझको उस तरफ जाना मना था। मैं जब गेट के पास गया तो उसमें ताला लगा हुआ था। मैं चुपचाप फिर मम्मी के रूम में गया और मम्मी सो रही थी, और तभी उनके रूम से मैंने चाबी ले ली और उस गेट के ताले को जाकर खोल दिया। उस गेट को खोलने में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि उस गेट के ताले पे जंग लग गया था और गेट ठीक से खुल भी नहीं रहा था। मैंने उस गेट को खोला और वो बहुत ही हल्का सा खुला। वो इतना ही खुला जिससे जो और क्लिफ आराम से निकल जाए, और मैं भी उसमें से निकल के दूसरी तरफ चला गया। उस गेट को खोलने के बाद सबसे पहले उस गेट के अंदर जो गया और जो के पीछे क्लिफ गई। उन दोनों के पीछे फिर मैं भी चला गया। वो बॉल जस्ट गेट के दूसरी तरफ ही पड़ी थी। क्लिफ उस बॉल के पास ही खड़ी हो गई, लेकिन जो गेट खुलते ही जंगल के थोड़ा अंदर चला गया। मैंने जो को अंदर जाने से मना किया, लेकिन वो कुछ मीटर अंदर जाके एक पेड़ के पीछे चला गया और वहीं पर खड़ा हो गया और भौंक रहा था। मैंने उसको बार बार अपनी तरफ बुलाया क्योंकि मुझको जंगल के अंदर जाने से थोड़ा सा डर लग रहा था। मेरे बुलाने पर भी वो नहीं आया, तो मैं धीरे धीरे उसके पास चला गया और क्लिफ बॉल के पास ही खड़ी थी। मैं जो के पास गया, वो किसी चीज को देखते हुए भौंक रहा था। जब मैं वहां पर गया तो मैंने देखा कि वहां पर कुछ हड्डियां पड़ी हुई थी, जो कि किसी जानवर की हड्डियां थी। ये मुझको नहीं पता था, लेकिन उसको देख के ऐसा ही लग रहा था कि उस जानवर को बहुत बुरी तरीके से मारा गया है, क्योंकि उसकी हड्डियों के बहुत ढेर सारे टुकड़े वहां पर पड़े हुए थे। उसके बाद जो कुछ और अंदर जाने लगा और मैंने उसको वहां पर जाने से मना किया। मजबूरी में मुझको भी जो के पीछे जंगल के थोड़ा सा और अंदर जाना पड़ा। वहां पर जाके मैंने जो देखा वो देख के मैं हैरान हो गया। वहां पर और ढेर सारी हड्डियां पड़ी हुई थी और उसके साथ मांस के टुकड़े भी पड़े हुए थे। वो मांस के टुकड़े बहुत बुरी तरीके से बदबू मार रहे थे। उन टुकड़ों को देख के लग रहा था कि वो ताज़ा मांस के टुकड़े हैं, और ऐसा लग रहा था कि कोई यहाँ पर रोज आके इन टुकड़ों को डाल जाता है या फिर कोई खाता है। पूरे जमीन पर खून पड़ा हुआ था। मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था और मुझे उल्टी भी आ रही थी। इसको देख के मैं बहुत ज्यादा डर भी गया था। मैंने जो से वहां से चलने को बोला। मैं खुद दोबारा क्लिफ की तरफ जा रहा था। मुझको जाते देख जो भी मेरे पीछे पीछे आने लगा। हम फिर उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर मैंने पहली बार हड्डियों के टूटे हुए टुकड़ों को देखा था। मैं उन टुकड़ों को भी क्रॉस करके क्लिफ के पास धीरे धीरे जा रहा था, और तभी मुझे मम्मी की आवाज आई। सिस्को, सिस्को। उस आवाज को सुन के मैं तुरंत पीछे घूम गया। मेरे साथ जो भी उस आवाज को सुन के पीछे घूमा और हल्का सा डर गया। वो आवाज मेरी मम्मी की थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो अपने रूम में सो रही थी। मुझको पहले लगा कि शायद मेरा कोई वहम है, और मैं दोबारा क्लिफ की तरफ जाने लगा। और जैसे ही मैं दोबारा अपने कदम को बढ़ाया, वो आवाज मुझको दोबारा आई, वापस आओ, मुझको तुम्हारी मदद चाहिए। इस बार मैं चौंक गया। वो मेरी मम्मी की ही आवाज थी। मैं उस आवाज को सुन के दोबारा पीछे घुमा, लेकिन वहां पर मुझको कोई भी नहीं दिख रहा था। इस बार उन्होंने मुझे थोड़ा सा गुस्से में बुलाया था। मैं डर गया था और मैं गेट की तरफ दोबारा जाने लगा। पीछे से आवाज आई, सिस्को रुक जाओ। और इस बार वो आवाज मेरे डैड की थी, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्से में बुला रहे थे, मुझको रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद वो आवाज मेरे चारों तरफ से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो आवाज मेरा पीछा कर रही हो, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आ रही थी। मैं फिर से रुक गया और जो की तरफ देखने लगा। जो भी मेरी तरफ देख रहा था और बहुत ज्यादा डर गया था। सब कुछ एकदम शांत हो गया था। वहां पर हल्की फुल्की ठंड भी पड़ गई थी। अचानक से मौसम भी बदल गया था। शायद हल्की फुल्की बारिश भी होने लगी थी। वहां पर पेड़ काफी ज्यादा बड़े थे, इसलिए बारिश की कुछ बूंदें मेरे सर पर गिर रही थी। सब कुछ एकदम शांत हो गया था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मैं और जो एक दूसरे को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चीज धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही हो। मैं एकदम सहम सा गया। हम लोग एकदम शांत हो गए। ऐसा लग रहा था कि हम लोग किसी चीज में एकदम खो गए हैं और सम्मोहित हो गए हैं।
तभी हम दोनों को भौंकने की आवाज़ आई और वो आवाज़ क्लिफ की थी। उस आवाज़ को सुनते ही मैं और जो जैसे दोबारा होश में आ गए। हम दोनों को ऐसा लग रहा था कि कोई हम लोगों को सम्मोहित करने की कोशिश कर रहा है। हम दोनों तभी दोबारा क्लिफ की तरफ भागने लगे। हम लोग बहुत ही तेजी से भाग रहे थे। तभी अचानक से किसी चीज़ ने जो के ऊपर हमला किया और जो को पकड़ लिया। उसने मेरे आंखों के सामने जो को अपने दोनों हाथों से पकड़ के बीच से फाड़ दिया। उसको ये करने में 2 सेकंड भी नहीं लगे। ये देखते ही मैं चिल्लाने लगा। उसको देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। उसका शरीर एकदम कंकाल का बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई इंसान है या कोई जानवर, मुझे कुछ भी नहीं पता था। उसकी हड्डियां मुझको साफ साफ नजर आ रही थी। मैं दोबारा खूब जोर से गेट की तरफ भागने लगा और वो मेरा पीछा कर रहा था। मेरे पीछे क्लिफ भी भागी और हम दोनों गेट को क्रॉस करके दूसरी तरफ भाग गए। ऐसा लग रहा था कि वो क्रिएचर मेरा पीछा कर रहा है और क्लिफ भी बहुत जोर जोर से भौंक रही थी और वो भी मेरे पीछे लगातार भाग रही थी। मैंने बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बारिश और भी ज्यादा तेज हो गई थी। मैं बारिश में ही भागते भागते घर की तरफ जा रहा था। मैं जैसे ही घर के अंदर पहुंचा, मैं बहुत जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा। मैं भागते हुए मम्मी के कमरे में चला गया। मम्मी ने जब मुझे देखा तो वो भी चौंक गई और मुझसे पूछने लगी कि आखिर मुझको हुआ क्या है। मैंने उनको सारी बातें बताई। तभी मेरे पीछे क्लिफ भी भागते हुए आई और वो भी बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। मैंने मम्मी को जो के बारे में बताया और उस क्रिएचर के बारे में भी बताया। मम्मी शायद समझ गई थी, इसलिए उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने बस मुझसे घर के सारे दरवाजे को बंद करने के लिए बोला और मेरी तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगी। हम सब पापा के आने का इंतजार करने लगे और जब पापा आए तो मम्मी ने उनको सारी बातें बताई। पापा मुझको गुस्से में देख रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने अपने आप को संभालते हुए मुझसे बस गुस्से में दांत पीसते हुए बोला कि तुम उस गेट के पास गए क्यों। उसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों को अगले दिन बुलाया। उन सबके पास एक एक बंदूक थी। उस बंदूक को लेके वो लोग तुरंत उस गेट के पीछे गए और वहां पर जाके सब चीज ढूंढने लगे। उनको वहां पर मेरे बताए हुए मांस के टुकड़े और हड्डियां भी मिली और उनको जो का शरीर भी मिला, लेकिन आधा, उसके ऊपर का हिस्सा गायब था। और जब ये बात उन्होंने मम्मी को बताई तो मैंने सुन ली। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और कुछ दिनों बाद मम्मी पापा ने उस जगह को भी छोड़ दिया और फिर वहां से हम लोग निकल गए। कुछ महीनों बाद जब मैं सदमे से थोड़ा बाहर आया तब मम्मी ने मुझको बताया कि वो एक वेंडिगो था। उसका शिकार इंसान और जानवर होते हैं। उसकी भूख कभी भी खत्म नहीं होती है। जब मुझे उस क्रीचर के बारे में पता चला तो मैंने उसके बारे में थोड़ा और रिसर्च भी किया। मम्मी ने बोला कि उस दिन मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मैं बच गया, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से जो मर गया। अब जो हमारे बीच में नहीं था। मम्मी ने मुझको ये भी बताया कि वेंडिगो के द्वारा ऐसे बहुत से हादसे हुए हैं, लेकिन मैं इस हादसे को आज तक भूल नहीं पाया हूँ। कुछ सालों बाद क्लिफ की भी मौत हो गई। क्लिफ की भी तबीयत अचानक से खराब होने लगी थी। शायद वो जो को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी। मेरे 2 अच्छे दोस्त अब मेरे साथ नहीं थे। वो मुझको छोड़ के चले गए थे और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस हादसे को भुला दूँ, लेकिन वो हादसा भुलाना इतना भी आसान नहीं है। तो ये थी वेंडिगो को देखे जाने की पहली घटना। अब मैं आपको वेंडिगो को देखे जाने की दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना घटी थी वेलेमा के साथ और अब आगे की घटना मैं आपको वेलेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम वेलेमा है और ये घटना मेरे पिताजी के साथ 1980 में घटी थी। पहले मैं अपने पिताजी के साथ कभी कभी पेंसिल्वेनिया के पास बने एक छोटे से हॉर्स राइडिंग क्लब में जाया करती थी। वहाँ एक बहुत बड़ा सा फार्म हाउस बना हुआ था। हम वहाँ पर उस वक्त हॉर्स राइडिंग करने जाते थे। मेरी उम्र उस वक्त 15 साल की थी। मुझको हॉर्स राइडिंग करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। डैड अक्सर मुझको हॉर्स राइडिंग के लिए ले जाया करते थे। मुझको हॉर्स राइडिंग वैसे आती नहीं थी, लेकिन जब डैड जाते थे तो मैं भी उनके साथ कभी कभी हॉर्स राइडिंग कर लिया करती थी। ऐसी एक बार मैं जून के महीने में अपने पापा के साथ उसी फार्म हाउस पे हॉर्स राइडिंग के लिए गई। मेरे डैड जिस सफ़ेद घोड़े पे राइड करते हैं
वो घोड़ा वहां पर उस दिन मिसिंग था। ऐसे अचानक से उस घोड़े का गायब हो जाना किसी को समझ में नहीं आ रहा था। फार्म हाउस के मैनेजमेंट से जब पूछा गया तो उनको भी उसका कोई भी आइडिया नहीं था। उन्होंने बताया कि सुबह के वक्त जब उन्होंने सारे घोड़ों की गिनती करी तो उसमें वो सफेद वाला घोड़ा गायब था। जब ठीक से तराशा गया तो हॉर्सिंग एरिया के साइड में जो बड़ी बड़ी लकड़ी की फेंस लगी हुई थी, वहां पर एक बड़ी सी फेंस बुरी तरीके से टूटी हुई थी। वो इतनी टूटी थी कि कोई भी घोड़ा उसमें से आराम से निकल जाए। वो गैप बहुत ही ज्यादा बड़ा था। जब पापा और उनके दोस्त लोग वहां पर गए और उन्होंने मैनेजमेंट से पूछा कि ये कैसे टूटा, तो मैनेजमेंट वालों को उसका कुछ भी पता नहीं था। पापा को पता चल गया था कि शायद वो घोड़ा इसी एरिया से निकल के बाहर गया हो। सब लोग जब फेंस के पास पहुंचे और उन्होंने ठीक से देखा तो वहां पर बहुत ही ढेर सारा खून पड़ा हुआ था। वहां पर एक निशान बना हुआ था जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि किसी चीज को खींच के जंगल की तरफ ले जाया गया है, और वो निशान खून का था। ये देख के सब हैरान हो गए थे। उस वक्त वहां पर 5 लोग थे और उन सब में से 3 लोगों के पास शॉटगन भी थी, जो अपने पास सेफ्टी के लिए उन गन्स को रखते थे। मुझको पापा ने जंगल के अंदर जाने से मना कर दिया। मैं वहीं पर ही थी और ये घटना पापा ने मुझको वहां से निकलने के बाद बताई थी। जब पापा जंगल से दोबारा बाहर निकले तो मैंने देखा कि उन सब के चेहरे बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। उनके चेहरे से पसीना निकल रहा था। फिर उसके बाद वो मुझको कुछ भी नहीं बता रहे थे। उन्होंने चुपचाप मैनेजमेंट की टीम से कुछ बात की और मुझको लेकर घर चले गए। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने कमरे में भेज दिया। वो मम्मी को कुछ बता रहे थे। मैंने चुपचाप उन लोगों की बातें सुन ली और उन दोनों की बात सुनने के बाद मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। पापा ने मम्मी को बताया कि वो 5 लोग खून के निशान का पीछा करते करते जंगल के अंदर तक गए और वहां पर कुछ अंदर तक जाके वो एक बड़े से पेड़ के पीछे जाके खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि वो निशान जंगल के अंदर ही जा रहा था। वो लोग जैसे ही अपने कदम को धीरे धीरे अंदर बढ़ा रहे थे, उनको बहुत अजीब सी आवाज आने लगी। जब उन्होंने ढंग से सुना तो वो आवाज किसी के सांस लेने की थी। वो बहुत जोर जोर से सांस ले रहा था। पहले पापा को लगा कि शायद वो वही सफेद घोड़ा हो, लेकिन जब पेड़ के पीछे से उन 5 लोगों ने ठीक से देखा तो वो देख के हैरान हो गए और वो लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे। उन लोगों को उस वक्त वहां पर बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी। मई या फिर जून के महीने में इतनी ठंड उस वक्त जंगल में नहीं होती है, और अचानक से इतनी ठंड बढ़ जाना यह भी बहुत अजीब बात थी। पहले उनको लग रहा था कि वो घोड़ा सांस ले रहा है, लेकिन जब उन्होंने दोबारा अच्छे से देखा, उन्होंने एक अजीब से जीव को देखा जिसने अपना मुंह उस घोड़े के पेट में डाल रखा था और वो घोड़ा मर चुका था। उसके पेट से लगातार खून बह रहा था। ऐसे अजीब से क्रिएचर को उन 5 ने अपने पूरे जीवन में पहली बार देखा था। उसको देख के सब लोग एकदम पत्थर जैसे जम गए थे। वो ना ही कोई जानवर था और ना ही कोई इंसान। वो काफी ज्यादा लंबा था और उसके हाथ पैर भी बहुत ज्यादा लंबे थे। उसके दोनों हाथ उस घोड़े के शरीर के अंदर घुसे हुए थे। वो घोड़ा मर चुका था। वो सब लोग पेड़ के पीछे खड़े होके उस क्रिएचर को देख ही रहे थे। तभी उस क्रिएचर ने अचानक से अपने सर को उनकी तरफ घुमा लिया। वो लोग पेड़ के पीछे ही थे और वो क्रिएचर उनको देख नहीं पा रहा था। कुछ देर के लिए वो वहीं पर खड़े थे और वो झाड़ियों के पीछे से उनको देख रहा था। उन्होंने बताया था कि उसकी आंखें चमक रही थी। वो लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। वो क्रिएचर धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा था। उन 5 में से एक के पास शॉटगन थी, जिसने डर के उस क्रिएचर के ऊपर गोली चला दी और उसको देखते ही दूसरे आदमी ने उसके ऊपर गोली चला दी और शायद वो गोली उसको लगी भी। गोली लगते ही वो क्रिएचर जंगल की तरफ अंदर भाग गया। गोली की आवाज जंगल में बहुत ही तेज गूंजी और सब बहुत ज्यादा डर गए थे। गोली लगने के बाद उस क्रिएचर को मर जाना चाहिए था, लेकिन वो पूरी गोली उसके शरीर के अंदर घुस गई और उसको कुछ हुआ भी नहीं। उसके भागते ही वो लोग दोबारा अपनी जगह से हट के उस घोड़े की बॉडी के पास गए। जब उन्होंने ठीक से देखा तो वो सच में मर चुका था। उसके नाखून के निशान भी उस घोड़े के शरीर में थे। वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो लोग काफी ज्यादा डर भी गए थे। उन्होंने फिर सोचा कि उनको तुरंत उस जंगल से बाहर निकलना चाहिए, वरना वो क्रिएचर कहीं दोबारा उनके पास लौट के ना आ जाए। फिर वो लोग किसी तरह जंगल से बाहर निकले और जब मैंने उनको देखा तब उनके चेहरे बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। पापा जब घर पे आए और उन्होंने सारी बातें मम्मी को बताई तो मैंने भी सुनी। उन्होंने फिर मैनेजमेंट से बात की और मैनेजमेंट ने वहाँ के कुछ फॉरेस्ट रेंजर से बात की। जब ठीक से पता चला तो उन रेंजर्स ने बोला कि ऐसा कोई भी क्रिएचर जंगल में नहीं है। जब उसको ठीक से ढूंढा गया तो कुछ भी नहीं मिला।
बस मिली तो कई जानवरों की मरी हुई लाश जिसमें कई घोड़े शामिल थे, लेकिन वो घोड़े उस फार्म हाउस के नहीं थे। फिर कुछ दिनों बाद उस फार्म हाउस को वहां से शिफ्ट कर दिया गया और सारे घोड़ों को वहां से हटा दिया गया। उस एरिया को काफी दिनों तक सर्च किया गया, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं मिला। पापा पे और उन 4 लोगों पे कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था कि उन्होंने ऐसे किसी क्रिएचर को देखा है। वो लोग यही समझ रहे थे कि शायद जंगल से कोई जानवर आ गया होगा जिन्होंने बाकी जानवरों को मार दिया होगा। किसी को भी उनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे अपनी पापा की बात पर विश्वास हो रहा था। जब मैंने ढंग से उसके बारे में पढ़ाई की तो मुझे पता चला कि वो जानवर और कोई नहीं, वेंडिगो ही था। क्योंकि पापा ने जिस हिसाब से उस क्रिएचर के बारे में बताया था, हूबहू उसकी हर एक चीज वेंडिगो से मिलती थी और वो कोई और नहीं, एक वेंडिगो ही था। तो ये थी वेंडिगो को देखे जाने की दूसरी घटना। अब मैं आपको वेंडिगो को देखे जाने की तीसरी घटना बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग और मिस्टीरियस भी है। इस घटना को सुनने के बाद इसकी रियल फुटेज आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहले अमेरिकन टीवी चैनल पर एक शो आता था जिसका नाम था द लॉस्ट टेप। ये एक रियलिटी शो था जिसमें ऐसी अजीब सी फुटेजेस या टेप दिखाए जाते थे जो कहां से आए और किसने उन टेप्स को रिकॉर्ड किया, इसके बारे में किसी को कोई भी आइडिया नहीं था। उनको कौन ढूंढ के लाता था और वो कहां से आते थे, इसके बारे में भी किसी को नहीं आइडिया था। उस शो में एक एपिसोड आया था जिसका नाम था द वेंडिगो, जिसमें एक मिस्टीरियस टेप मिली थी जिसका असली सोर्स किसी को नहीं पता था। उस रियलिटी शो में 2 फॉरेस्ट रेंजर या रेस्क्यू ऑफिसर थे जो अचानक से कैंपिंग पर गए हुए कुछ लोगों को रेस्क्यू करने गए थे। वहां पर जो भी लोग कैंपिंग पे गए थे उनकी अचानक से मौत हो गई थी और जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। जब वो रेस्क्यू ऑफिसर्स वहां पर पहुंचे और उन्होंने देखा तो पूरे कैंप की हालत बहुत बुरी तरीके से खराब थी। पूरे कैंप को बहुत ही बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया था। वहां पर कुल 4 लोग कैंपिंग के लिए गए थे, जिसमें से एक की डेड बॉडी कैंप साइड पर ही मिली और 2 लोगों का पता भी नहीं चला। एक और लड़की थी, शायद वो जिंदा थी और वो मिसिंग भी थी। उस टाइम 4 रेस्क्यू ऑफिसर वहां पर गए थे। 2 रेस्क्यू ऑफिसर अलग अलग होके उसको ढूंढ रहे थे। जब उन्होंने रात तक ठीक से ढूंढा तो वो लड़की उनको एक गुफा में मिली और वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। उन रेस्क्यू ऑफिसर्स ने उसको बचाया और उसको ढंग से लेके बाहर आए। जब वो लोग उसे लेके अपनी टीम के पास जा ही रहे थे, तभी अचानक से रास्ते में उनको एक क्रिएचर मिला जिसने उनमें से एक ऑफिसर के ऊपर हमला किया। जो दूसरी ऑफिसर थी उसने उस ऑफिसर को बचाने की कोशिश की और बचाव में उस लेडी ऑफिसर ने उस क्रिएचर के ऊपर अपनी फ्लेयर गन से हमला कर दिया और ये सारी फुटेजेस रिकॉर्ड भी हुई थी। ये पूरी फुटेजेस जब उस चैनल पर टेलीकास्ट हुई तो कई लोगों ने उसको फेक बोला और कई बार तो उस चैनल को बंद भी कर दिया गया। उसके बाद उस सेम फुटेज को रिक्रिएट किया गया और दोबारा उसको उसी चैनल पर फिर से टेलीकास्ट किया गया, जो फुटेज आप मेरे इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। उस फुटेज में साफ साफ वो रेस्क्यू ऑफिसर उस वेंडिगो के ऊपर हमला कर रहा है। अब मुझको ये नहीं पता कि वो जो टेप है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, लेकिन साफ साफ उसको देखने में ऐसा लग रहा है कि वो एक वेंडिगो है। अब आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो ये थी कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और प्लीज़ एक लाइक बटन जरूर दबाइएगा और कमेंट करके ये भी बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।